बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। हमने स्टार्ट की है हाजमोला सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का हम आज करेंगे एक क्विक सा रिवीजन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है, उसको एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। इसके बाद आती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलम होगी, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायमेंशन आती है, वो होगी एटी। और एटी आया कहां से है? जो हमारे पास करंट होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से चार्ज आ जाएगा आई इंटू टी। तो आई हो गया हमारे पास ए और टी हो गया कैपिटल टी। इसके बाद हमारे पास आता है इसके टाइप्स कि ये कितने टाइप का होगा। चार्ज हमारे पास दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। जो लाइक चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक आता है कंजर्वेटिव, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कंजर्व नेचर का होता है। ये कंजर्व रहेगा। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें पहले जितना चार्ज था तो वो उसमें बाद में भी उतना ही रहेगा। चार्ज होगा उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट में आएगा। वो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पे इंटीजर है, मतलब जो चार्ज आएगा वो प्लस माइनस की फॉर्म में 1e आ गया, 2e आ गया, 3e आ गया, ऐसे आएगा। ऐसे नहीं आ सकता चार्ज कि 1.5e बोल दिया मैंने, नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है ये इनवेरिएंट होता है। चार्ज होगा वो इनवेरिएंट होगा। इनवेरिएंट मतलब कि ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक चार्ज है और उसको हमने कुछ स्पीड दे दी तो बाद में भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज रहता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन से हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। सेकंड आता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बाय टच, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट नहीं, दो कंडक्टर्स लेंगे, उनको टच करा दिया हमने, ठीक है, उनको कांटेक्ट में रख दिया, तो उसमें क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। थर्ड आता है इंडक्शन। ये विदाउट टचिंग होता है, टच करने से नहीं होता, दूर रखने से हम इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताएगा? कि ये एक फोर्स के बारे में बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अमाउंट ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा। ये मैंने ले लिए दो चार्जेज Q1 एंड Q2, इनके बीच के डिस्टेंस है वो R है, तो इनके बीच में फोर्स कितना आएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K यहाँ पे क्या है? K यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट हमने यहाँ से निकाली है। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसी भी एक मीडियम की भी होगी, जैसे मैंने हनी ले लिया, कोई वाटर ले लिया, उनकी परमिटिविटी कुछ अलग होगी। ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन एम लिखेंगे। जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और वो कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। और इसकी यूनिट क्या होगी? जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी वो के अपोजिट होगी। तो इसकी यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम कर चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर एक चार्ज को मैंने रख दिया, वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर लेता है? एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। कैसा फील्ड? कि दूसरा चार्ज अगर उसके पास आएगा तो वो क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा। बस इतना ही है। कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0। ये Q0 मैंने टेस्ट चार्ज क्यों लिया है? क्योंकि ये मैंने एक चार्ज ले लिया, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। हमें निकालने हैं इस चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगी। कैसे लेके आएंगे? कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये ऐसा हो कि इसकी वजह से कोई फील्ड ना हो, है ना, इसकी वजह से कोई फील्ड ना हो, ताकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से हम ये Q0 को बहुत ज्यादा स्मॉल लेते हैं। Q0 टेंड्स टू 0, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है ना। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना आता है? वो आता है, एक पॉइंट चार्ज रख दिया मैंने Q, और इसकी वजह से किसी डिस्टेंस R के ऊपर, ये मैंने पॉइंट ले लिया X, इसके ऊपर हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो कितना आएगा? E इज इक्वल टू KQ/R²। ये ध्यान रख लो, ये KQ1 Q2/R² आया था और ये कितना आ गया? KQ/R²।
स्क्वायर, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में तो सुना ही होगा। मैग्नेट क्या करती है, ये मैंने एक मैग्नेट ले ली, इसके पास अगर मैं दूसरी मैग्नेट लेके आती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या फील होता है, फोर्स फील होता है, और वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें बस फील होता है, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। ऐसे ही एक चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होता है हमें, तो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस बना दी मैंने, और इनको मैं क्या बोलूंगी, इमेजिनरी लाइंस बोलूंगी। ये कैसी होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी, ये दिखेंगे नहीं, हम इनको देख नहीं सकते कि एक चार्ज रख दिया तो हमें उसके चारों तरफ लाइंस लाइंस दिख रही है, नहीं, ये कैसी होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी। सेकंड आता है ये डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ठीक है। क्लोज लूप बन गया, जैसे ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट आता है डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है यहाँ पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करी तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे वो क्रॉस कर रही है वो पॉइंट है, उसके ऊपर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मान लो ये मेरे पास एक फील्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या ड्रॉ कर दूंगी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी, तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो उसके ऊपर फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये मैंने कंडक्टर ले लिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, एक पॉजिटिव रख दिया दूसरा नेगेटिव रख दिया तो इनकी वजह से फील्ड लाइंस ये ऐसे आ गई है ना, ये क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी यहाँ पे। अगर मैंने दोनों पॉजिटिव रख दिए या दोनों नेगेटिव रख दूंगी तो फील्ड लाइंस आएंगी ऐसी, यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी और वो ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। और ये आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है न्यूट्रल पॉइंट, है ना, यहाँ पे हमारे पास आता है न्यूट्रल पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये ऐसे जिस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होता है वहाँ उसके पास में ये प्रेशर लगता है और ये ऐसे जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस को, दो अपोजिट चार्जेस को इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी एक डिस्टेंस पे रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक डाइपोल बन जाता है। तो मैंने एक माइनस क्यू लिया, एक प्लस क्यू लिया, उनको मैंने 2a डिस्टेंस पे रख दिया तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला याद रखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज हमने क्यू लिया हुआ है और डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में, 2a है। ये a भी हो सकती है, 3a भी हो सकती है, 10a भी हो सकती है। आप ये याद रखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी डायरेक्शन। जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, ये याद रखना। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमारे पास मान लो ये एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हमारे पास दो एक्सिस होती है, कौन कौन सी, ये मान लो इसका सेंटर है, एक तो ये वाली एक्सिस हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, है ना, एक्सियल। और ये एक ये हो गई हमारे पास ये वाली एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे और एक निकालेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट मतलब यहाँ निकालो, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पे भी निकालो। इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ इधर 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 कहीं पे भी निकालो। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है 2kp/r³ एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है kp/r³, ठीक है। नेक्स्ट आता है किसी भी एक जनरल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट है P,
ये डिस्टेंस हो गई आर, मुझे किसी भी एक एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये डायरेक्शन, ये वाला एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KP बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा मैंने बता दिया पी के और आर के बीच में एंगल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मली कितने फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। मान लो ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसमें से नॉर्मली कितने फील्ड लाइंस पास कर रही है, नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फाई बी भी होता है जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और फाई की जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा ई डॉट एस। ये किसके लिए है? एक ओपन सरफेस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मान लो मेरे पास एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम जैसे छोटे से एरिया के लिए, जैसे ये एक मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, इसकी ये मैंने ले लिया ds, तो इसकी वजह से जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो d फाई आएगा, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओपन सरफेस का आप ये भी मतलब समझ सकते हो, 2D सरफेस भी समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3D सरफेस चीज के लिए, मतलब क्लोज्ड सरफेसेज के लिए, जो कौन कौन से होंगे? स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारे सरफेसेज कैसे हो गए? एक क्यूब हो गया, मान लो ये कैसे हो गए? 3D सरफेसेज या फिर क्लोज्ड सरफेसेज। इनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और ये यहाँ पे जो मैंने गोला लगाया है, ये किसकी वजह से लगाया है? क्लोज्ड सरफेस की वजह से लगाया है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा? क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस कितना होता है? Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक हमारे पास मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, उसमें कितना चार्ज है? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, इसमें Q1 Q2 और Q4 अंदर है और Q3 बाहर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? Q1 + Q2 + Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये Q3 बाहर है। ठीक है, तो इस गॉस लॉ सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या आएगा? Q इनक्लोज चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो अब आती है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन क्या होंगी? हमें 3 एप्लीकेशन पढ़नी है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। गॉस लॉ किसमें काम आएगा? गॉस लॉ काम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं, मतलब ये वैसे तो हम कूलम्स लॉ से उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इजीली निकाल पाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, ये मैंने एक इनफाइनाइट चार्ज ले लिया, वायर ले ली, जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, तो इसकी जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लैम्डा दे रखी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होगी? जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। एक शीट ले ली, जैसे आप कागज का एक पेपर ले लो उसी टाइप से एक मैंने शीट ले ली, इनफाइनाइट है, इसकी वजह से इधर भी इनफाइनाइट है, चारों तरफ इनफाइनाइट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? वो आता है हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हो गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेल। एक सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेल कैसी होती है हमारे पास? सेल होती है एक होलो स्फीयर, सेल बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो? एक होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? होलो स्फीयर को आप क्या मान के चलो कि अगर इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे निकालना है? एक तो हमें इनसाइड निकालना है, एक सरफेस पे निकालना है और एक आउटसाइड निकालना है। ठीक है, पहले आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड के लिए आप क्या करो? इस चार्ज को, जो हमारे पास स्फीयर है, इसको क्या मान के चलो कि एक पॉइंट चार्ज है ना? ये स्फीयर हो गई, यहाँ पे हमारे पास है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस स्फीयर को क्या मान के चलो? एक पॉइंट चार्ज मान के चलो, तो इसकी वजह से हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? KQ बाय आर स्क्वायर। आर क्या होगी? डिस्टेंस। ये जो मैंने बनाया है येलो से, ये होता है गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बाय
जैसे गोश लॉ से निकालते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस। सरफेस के लिए इस आर डिस्टेंस को कहाँ पे शिफ्ट कर दो, आर पे शिफ्ट कर दो। सरफेस के लिए हमारे पास आर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इनसाइड आता है। इनसाइड में क्या करेंगे, हम इनसाइड एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, इनसाइड एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो इनसाइड गॉसियन सरफेस मानेंगे तो इनसाइड हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है, हमारे पास सरफेस के ऊपर है ना। सरफेस के पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। तो अंदर ये हमारे पास स्फीयर है, अंदर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनसाइड क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो फिर से रिवाइज कर लो इसको। होलो स्फीयर के लिए क्या आएगा, अगर हमारे पास एक होलो स्फीयर है तो आउटसाइड क्या आएगा कि ये इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इसको एक पॉइंट चार्ज मान के चलो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस के लिए क्या आएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, आर डिस्टेंस पे आ गया, तो इसके लिए क्या आ गया, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और इनसाइड इसके अंदर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर आपको इसके बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू।